प्रिय छात्रों, आज हम सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखे गए नौका विहार नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह काव्य पंक्तियाँ पहले तो सुमित्रानंदन पंत के विषय में जान लें कि सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के 4 स्तंभ कवियों में से एक है। 4 स्तंभ कवियों में प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी को गिना जाता है, जिनमें से एक हैं सुमित्रानंदन पंत। और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के वर्णन में इनका मन बहुत रमता है और वैसी ही एक प्राकृतिक कविता है नौका विहार। नौका विहार की रचना प्रतापगढ़ के राजा के यहाँ उनके राजमहल में अतिथि के रूप में निवास के समय सुमित्रानंदन पंत ने किया था। जब वो उन संध्या के समय नौका विहार पर गए थे तो उसी का दृश्य वर्णन उन्होंने इसमें किया है। कविता देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत माने शांत है, स्निग्ध माने नहाया हुआ या तरल चिकना, ज्योत्सना माने चांदनी रात, उज्ज्वल माने सफ़ेद रंग। तो जो चांदनी रात है वह अत्यंत शांत है, प्रकृति पूरा शांत है, स्निग्ध है, नहाई हुई है। ज्योत्सना उज्ज्वल माने श्वेत चांदनी में नहाई हुई है, श्वेत चांदनी से रंगी हुई है, नहाई हुई है, धोई हुई है। कौन? प्रकृति। अपलक अनंत नीरव भूतल, ये धरती जो है अत्यंत शांत है और श्वेत रंग की जो उजली चांदनी से नहाई हुई है या पूरे प्रकृति पर उजली चांदनी फैली हुई है। फिर अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक टकटकी लगाए हुए, अनंत माने आसमान, नीरव माने शांत होकर के भूतल को, भूतल माने पृथ्वी तल को। तो आसमान जो है टकटकी लगाए हुए शांत मन से पृथ्वी को देख रहा है। आसमान टकटकी लगाए हुए शांत होकर पृथ्वी को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ऐसे में जब पूरी पृथ्वी पर चांदनी फैली हुई है, स्वच्छ चांदनी, उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है और आसमान टकटकी लगाए हुए पृथ्वी को शांत होकर देख रहा है, ऐसे में शैकत शैया पर दुग्ध धवल, शैकत माने बालू की, शैया पर बालू की सेज पर, शैया पर माने बिस्तर पर, दुग्ध माने दूध के समान, धवल माने श्वेत रंग वाली। तो इस तरह से ऐसे समय में बालू के बिस्तर पर, बालू की शैया पर दूध के समान सफ़ेद, तनवंगी गंगा, तनवंगी माने पतली, गंगा माने गंगा नदी, ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म ऋतु में विरल होकर के, पतली होकर के क्या है, लेटी है, श्रांत, लेटी हुई है, श्रांत, क्लांत, थकी हुई, दुखी और निश्चल। तो इस तरह से ऐसे लग रहा है कि मानो बालू के रेत पर पतली गंगा, ग्रीष्म ऋतु में गंगा पतली हो जाती हैं, तो गंगा नदी बालू की सैया पर, गंगा जी का पाट बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है और उसके तो पूरे 2-4 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के पाट के बीच में 1 किलोमीटर की गंगा। अब समझिए कि चारों तरफ बालू ही बालू और बीच में गंगा उस पर लेटी हुई है। तो गंगा कैसे लग रही है? ऐसे लग रहा है कि मानो बालू की शैया पर, बालू के बिस्तर पर एक ज्योति गंगा जो है वह
शांत होकर के, थकी हुई, दुखी और शांत निश्चल लेटी हुई है। कब? ग्रीष्म ऋतु की रात्रि में, जब चांदनी फैली हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, वह तपस्वी बाला के समान, तपस्वी युवती के समान गंगा, निर्मल गंगा वहाँ सोई हुई है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, शशि मुख के समान दीपित प्रकाशित हो रहा है मृदु माने मधुर, करतल माने उसके हथेलियाँ। तो ऐसे लग रहा है कि मानो उसकी हथेलियाँ चंद्रमा के मुख के समान प्रकाशित हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो चंद्रमा और जो लहरें उठ रही हैं, गंगा जी में जो लहरें उठ रही हैं, लहरें ऊपर नीचे झिलमिलाती हुई उठती हैं, तो वो जो लहरें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गंगा जी के वो जो ज्योति गंगा है जो लेटी हुई है बिस्तर पर, उसके कोमल कोमल कुंतल माने केस हैं, बाल हैं, जो बाल लहराते हुए से हैं, वो मानो लहरें उसकी लहराती हुई सी हैं। तो गंगा रूपी ज्योति मानो वहाँ उस पर बालों की सैया पर लेटी हुई है, और जो उसके ऊपर लहरें उठ रही हैं मानो गंगा की लहराते हुए केस हैं, लहराते हुए बाल हैं। गोरे अंगों पर शिहर शिहर लहराता तार तरल सुंदर, गोरे अंगों पर, गंगा के गोरे अंगों पर मानो गौर वर्ण वाली वह गंगा जो है, उसके अंगों पर शिहर शिहर मतलब रुक रुक के, कंपी से या लहर की तरह से लहराता तार तुरल सुंदर, उसका रुक रुक कर शिहर के, रुक करके, कंपी की तरह से, या लहरें रुक कर उठने वाली लहर की तरह से लहराता तार तरल सुंदर। वह जल जो गंगा जी का जल है, जिसमें आसमान की छवि दिखाई दे रही है, जिसमें तारे, और उस गंगा जी के जल में जो आसमान के तारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि गंगा का वो आंचल है, जो इस तरह से सुंदर आंचल जिसमें तारे जड़े हुए हैं और वो लहरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस ज्योति के आंचल हैं जिसमें तारे जड़े हुए हैं और वो लहरा रहा है। फिर चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल माने चलायमान, क्योंकि लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, लहरें चल रही हैं, और जब लहरें चल रही हैं तो जो अंचल है, जो आंचल है, वो स्थिर नहीं है, वह हमेशा गतिमान है, चल रहा है। तो अंचल सा नीलांबर, तो जो नीला अंबर, जो आसमान है, वह गंगा की नदी में उसकी जब छवि पड़ रही है तो ऐसे लग रहा है कि मानो उस ज्योति गंगा के आंचल की भांति वह आसमान उस जो आंचल की भांति आसमान उसको दिखाई दे रहा है गंगा के ऊपर। ऐसे लग रहा है कि मानो ज्योति गंगा के तारों से जड़ित हुआ आंचल है और वह लहरा रहा है। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर, और उस पर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, और जिस तरह से साड़ी सिकुड़ सिकुड़ के सिलवटें पड़ जाती हैं साड़ी में, उसी तरह से ससकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और जो जगह जगह घुमावदार लहरें हैं, टेढ़ी लहरें हैं, वो सिमट जा रही हैं, इकट्ठा हो जा रही हैं किसी द्वीप के किनारे या नदी के किनारे, किसी ओट के पेड़ या किसी अवरोध में, कोई अवरोध मिल जाता है। तो जिस तरह से लहरें वहाँ सिमट जाती हैं, उसी तरह उन लहरों की कल्पना कवि कैसे करता है। ऐसे लग रहा है कि मानो साड़ी की सिकुड़न हो गई है, जो गंगा, जो तनवंगी गंगा या पतली गंगा, ज्योति गंगा लेटी हुई है, उनकी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों या सिकुड़ गई हो उसकी साड़ी। और सससी रेशमी विभा से भर, और चंद्रमा की रेशमी मन रेशम के समान जो उसकी किरणें हैं, उसकी प्रकाश हैं, उससे भरकर ये जो लहरें सिमट जाती हैं। ऐसे लग रहा है कि मानो ज्योति गंगा की साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों, सिकुड़ गई हो उस जगह पर।